नमस्कार साथियों, मैं सचिन सबनीस एडवोकेट अपने यूट्यूब चैनल एसएस लीगल लिटरेसी के माध्यम से आपका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम आदेश 2 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के बारे में समझेंगे। उससे पहले निवेदन करना चाहूँगा कि यदि अभी तक आपके द्वारा मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो उसे सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन दबाएँ ताकि आपको शीघ्र मेरे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। आपके द्वारा सब्सक्राइब करने से हमें भी ये ऊर्जा मिलती है कि हम अपने सब्सक्राइबर्स के लिए अधिक से अधिक मेहनत करें और जो उपयोगी वीडियो बनाएं। आप जो लाइक देते हैं तो उन लाइक से भी हमें ये मन को प्रसन्नता होती है और हमें लगता है कि हमारे द्वारा की गई मेहनत जो है उसका पारितोषिक हमको मिल रहा है। साथ ही आपसे निवेदन करूंगा कि कमेंट्स सेक्शन में भी आप ये बताया करें कि आपको वीडियो कैसा लगा और यदि वीडियो में किसी प्रकार की कमी हो तो उस संबंध में भी हमें अवगत कराया करें ताकि हमारी जो भी गलतियां हैं उसको भी हम सुधार कर और आपके समक्ष अच्छी तरीके से वीडियो पेश कर सकें। अब हम देखते हैं कि आदेश 2 व्यवहार प्रक्रिया संहिता क्या बताता है। ये आदेश 2 में जो है यह वादों की विरचना के संबंध में उल्लेख किया गया है, मतलब फ्रेमिंग्स ऑफ सूट। और वादों की विरचना कैसे होगी तो इसके संबंध में एक महत्वपूर्ण उसको पहले हमें समझना आवश्यक है कि कॉज ऑफ एक्शन क्या होता है। कॉज ऑफ एक्शन जिसे हिंदी में वाद हेतु कहा जाता है या हम उसे वाद कारण भी कह सकते हैं। तो जैसा कि शब्दावली से स्पष्ट है कि वाद कारण वाद का कारण या वाद प्रस्तुत करने का कारण, कोई कारण ऐसा उत्पन्न होता है। मान लीजिए वादी को प्रतिवादी से किसी प्रकार के ऐसी कोई कारण उद्भूत हुए जिससे कि प्रतिवादी को आवश्यक हो गया कि प्रतिवादी के विरुद्ध वाद प्रस्तुत करें, तो वे सभी कारण प्रतिवादी के कृत्यों से उत्पन्न होते हैं जिनसे कि वादी को यह अधिकार उत्पन्न हो जाते हैं कि वो न्यायालय में वाद संस्थित करे। तो इस संबंध में क्योंकि आदेश 2 नियम 1 में जो व्यवस्था दी गई है और उसमें कहा कि वाद की विरचना, तो वाद की विरचना कैसे की जाएगी कि वे सारे वाद कारण जो वादी को प्रतिवादी के विरुद्ध उद्भूत हुए हैं उन सभी बातों का उल्लेख एक ही वाद में किया जाएगा और उससे संपृक्त या उससे रिलेटेड भी अगर कोई वाद कारण है जो प्रतिवादी से रिलेटेड है तो उनका उल्लेख जो है वह अपने दावे में करेगा। उस दावे में ऐसी सब बातों का उल्लेख कर लिया जाएगा जिससे कि यह स्पष्ट हो जाएगा कि न्यायालय के समक्ष जब उसको न्यायालय को जब अंतिम विनिश्चय करेंगे या उनको जब उस संबंध में संपूर्ण निर्णय पारित जो होगा तो उसमें उन दोनों के बीच के विवाद का संपूर्णतः निराकरण होना चाहिए और न्यायालय को समझ में आना चाहिए कि दोनों के बीच में मूल रूप से विवाद क्या है। इसलिए सारी बातों का उल्लेख जो है वह वाद पत्र में किया जाएगा। यह बात नियम 1 में उल्लेख की गई है। नियम 2 आदेश 2 नियम 2 क्या कहता है कि वाद के अंतर्गत संपूर्ण दावा होगा और जिसमें यह बताया गया कि यदि कोई वाद प्रस्तुत किया जाएगा तो इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं कि मान लीजिए मकान मालिक और किराएदार के मध्य विवाद है। किराएदार ने वर्ष 2017, वर्ष 2018, वर्ष 2019 का किराया मकान मालिक को नहीं दिया। अब मकान मालिक ने वाद प्रस्तुत करा और उसमें मकान मालिक द्वारा वर्ष 2018 के किराए की मांग की, शेष वर्ष 2017 और 2019 के किराए के संबंध में मांग नहीं की। वाद चला, वाद चलने के बाद वाद का निराकरण हो गया। न्यायालय द्वारा जिस वर्ष के किराए की मांग की उस वर्ष का किराया भी दिलाने का आदेश कर दिया। अब फिर मकान मालिक को प्रतीत होता है कि अरे मैंने तो वर्ष 2017 और 2019 का किराया मांगा ही नहीं था, या फिर ऐसा भी प्रतीत होता है कि भाई प्रतिवादी ने तो काफी परेशान करा है तो मैं इन 2 वर्ष का और किराया मांग लेने के लिए दूसरा दावा लगा देता हूं। तो ये धारा जो है, यह आदेश 2 नियम 2 जो है यह उसको वहां पर बाधित कर देगा, रोक देगा कि अगर आपको मांगना चाहिए था तो वो पहले ही मांगना चाहिए था। ऐसा बाद में आप जो है पुनः जो है उन वर्ष 2017 या 2019 के लिए पुनः किराया मांगने के लिए वापस नवीन वाद प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं। ये वहां पर वह बाधित करता है। अब इसी में आदेश 2 नियम 2 में ही ये बात बताई गई, यदि कोई वाद इस प्रकार से प्रस्तुत किया गया और उसमें वह किसी भाग का या तो साशय उसको छोड़ देता है या उसमें से उसका लोप करता है कोई चीज मांग करने का, तो वह नवीन वाद के द्वारा मांग नहीं कर सकता। फिर वादी को यह भी ऑप्शन है कि वादी अगर ये चाहता है उसमें कि टोटल जो सहायता उसकी है उस सहायता में से कुछ सहायता वह कम मांगे और उसको लगता है वादी को कि नहीं, न्यायालय चूंकि अगर मैं इसको मान लीजिए किसी से 5 लाख की रुपए लेना है
और 5 लाख रुपए पर ब्याज वगैरह भी जोड़कर अगर उसको दावे का वैल्यूएशन बनाता है वो, और उसको लगता है कि न्यायालय के क्षेत्राधिकार में अगर मैं इसको ब्याज की राशि जो है कम जोड़ूं या ना जोड़ूं, या उस अनुसार मैं उसको कम करके और न्यायालय में अपनी 5 लाख की जगह में तो 4 लाख की वसूली का वाद प्रस्तुत करूंगा, तो उसके लिए वादी स्वतंत्र है। वादी उस अनुसार कि न्यायालय के क्षेत्राधिकार में वो आ जाए, उस अनुसार वो अपना उसका वैल्यूएशन करके और वाद प्रस्तुत कर सकता है, उसमें किसी प्रकार की रोक नहीं है। आगे इस नियम में ये रही बात कि दावे के भाग का वह त्याग कर सकता है, तो वादी उसके लिए स्वतंत्र रहता है उसमें। अब कई अनुतोषों में से एक के लिए वाद लाने का लोभ, जैसे हमने पहले डिस्कस करा अभी उदाहरण में कि अगर कई अनुतोष है और उनमें से अगर किसी एक के लिए लाने का लोभ करता है वादी, तो फिर बाद में वो नवीन वाद उसके संबंध में प्रस्तुत नहीं कर सकता है। ये आदेश जो है ये अपेक्षा भी करता है वादी से कि अपने सभी क्लेम्स को, जितने भी सभी दावे जो उस वादकरण से, उस वाद हेतुक से पैदा हुए हैं उसको, वो सभी कारणों को एक ही वाद में उसका उल्लेख कर दे, और उनके लिए ऐसा वो नहीं कर सकता कि अब जो वाद हेतुक उसको आज उत्पन्न हुआ उसके लिए भविष्य में जाकर उसके लिए नवीन वाद संस्थित करेगा। अब इस संबंध में हम देखेंगे कि आदेश 2 नियम 3, तो 2 नियम 3 की क्या व्यवस्था है। 2 नियम 3 में बताया गया वाद हेतुकों का संयोजन। तो वाद हेतुक के संयोजन में बताया गया कि वादी को प्रतिवादी के विरुद्ध या संयुक्ततः अन्य प्रतिवादियों के विरुद्ध जो संयुक्ततः हितबद्ध हो, सभी वाद हेतुक को एक ही वाद में शामिल किया जा सकेगा। मतलब उसके लिए ऐसा ही आवश्यक नहीं है कि अगर एक ही प्रतिवादी के खिलाफ कोई वाद प्रस्तुत किया है और उसके संबंध में अलग अलग वाद हेतुक उत्पन्न हुए हैं, वाद हेतुक, लेकिन और वह सब एक दूसरे से कहीं संबंधित हो, तो उन सभी को एक ही वाद में शामिल किया जा सकता है। उसके लिए पृथक पृथक प्रतिवादियों के खिलाफ जो है या प्रतिवादी के खिलाफ अलग अलग वाद प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होती है। यहां पर यह भी बताया गया इसके नियम के 3 के उपनियम 2 में कि यदि जिस अनुसार वो वाद हेतुक को जोड़ता है, साथ में शामिल करता है और एक वाद में उनको एक वाद संशोधित करता है, तो वैसी स्थिति में उन वाद हेतुकों के अनुसार और जो चाही गई सहायता के अनुसार उसका जो वैल्यूएशन बनता है, उस वैल्यूएशन के अनुसार जो है वह वाद उसके अनुसार न्यायालय में, जिस न्यायालय को वाद को चलाने की क्षेत्राधिकार होता है, उसके वैल्यूएशन के अनुसार उस न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया जाएगा। अब नियम 4 में यह बताया गया कि जहां रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए कोई वाद प्रस्तुत किया जाता है, तो वहां पर कुछ बाइड करा उसको कि यदि रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए है तो फिर वैसी स्थिति में न्यायालय की इजाजत के बिना अन्य वाद हेतुक के आधार पर वाद है संयोजित नहीं किया जाएगा। इसमें यह भी बताया गया कि एक तो न्यायालय की इजाजत आवश्यक है, बिना न्यायालय की इजाजत के आधार पर अन्य वाद हेतुक इसमें संयोजित नहीं किए जाएंगे, लेकिन इनमें कुछ वो भी बताए गए कि कौन से चाहे वो पृथक वाद हेतुक भी हो उससे संबंध में, लेकिन उन सहायताओं को इसमें ऐड किया जा सकता है जहां रिकवरी ऑफ पोजीशन का वाद है। तो उसमें यह बताया गया कि जैसे मीन्स प्रॉफिट के लिए है, किराए के लिए है, उस अचल संपत्ति जिसके संबंध में वाद है तो उसकी मीन्स प्रॉफिट, उसका किराए के संबंध में वाद। फिर यदि उस संपत्ति अचल संपत्ति संबंध में कोई संविदा के आधार पर कोई वाद है और उसके नुकसानी के लिए प्रतिकर का कोई वाद है, तो उस वाद को भी उसमें शामिल किया जा सकता है। फिर उसी वाद हेतुक के आधार पर यदि कोई अनुतोष चाहा गया है तो फिर वैसी स्थिति में उस सहायता को भी उसमें इंक्लूड किया जा सकता है। इस नियम में यह भी बताया गया कि यदि कोई व्यक्ति मोचन के आधार पर वाद प्रस्तुत करता है, जैसे बंधक के मोचन का होता है और साथ ही पुरोबंध का वाद होता है, तो उसमें वह उस संपत्ति के आधिपत्य के लिए भी उसमें सहायता मांग सकता है, जिसके संबंध में यह नियम जो है कहीं भी बाधित नहीं करता, उसको रोकता नहीं है। तो ये बात हमने आदेश 2 नियम 4 को देखा। अब आदेश 2 नियम 6 में एक बात कही गई जिसमें कहा कि पृथक विचारण का आदेश देने की न्यायालय की शक्ति, अगर ऐसे कई भिन्न वाद हेतुकों को मिलाकर कोई एक वाद में प्रस्तुत कर दिया जाता है, लेकिन जब न्यायालय को अगर ये प्रकट होता है कि उन सब वाद हेतुकों को जो मिलाया गया है उनसे न्याय काफी उलझने पैदा हो रही है, वाद का निराकरण करने में भी काफी विलंब उत्पन्न हो रहा है, तो वैसी स्थिति में भी न्यायालय जो पृथक विचारण करने का आदेश दे सकेगा, या उसको ये भी कि जो मतलब न्याय हित में जो समीचीन प्रतीत होता है उसके अनुसार न्यायालय जो है उसमें वादी को ये
कह सकेगा, उस पर आदेश दे सकेगा कि वह उन सहायताओं के संबंध में पृथकवाद प्रस्तुत करे या उन वाद हेतुकों के संबंध में पृथकवाद प्रस्तुत करे। अब यहाँ पर नियम 7 में कहा गया है कि कूट संयोजन के बारे में आक्षेप, यदि अलग अलग कई वाद हेतुक मिलाकर कोई वाद प्रस्तुत कर लिया, अब वो वाद हेतुक से ये प्रकट होता है कि ये वाद हेतुक जो है ये तो दूसरे वाद हेतुक जोड़ लिए जो कि इससे संबंधित नहीं है कोई अन्य, तो वहां वाद हेतुक का उसको कहा जाता है कि कुसंयोजन हो रहा है। और कुसंयोजन के संबंध में अगर कोई प्रतिवादी उसमें आपत्ति करना चाहता है तो उसके लिए बताया गया है कि वह सर्वप्रथम अवसर पर यथासंभव सर्वप्रथम अवसर पर आपत्ति करेगा। और यथासंभव सर्वप्रथम अवसर उनके द्वारा बताया गया कि जब वाद प्रश्न की विरचना होती है या उसके पूर्व, जब या तो उस समय करेगा वाद प्रश्न की विरचना हो रही तब, या उसके पूर्व उसके संबंध में आपत्ति करेगा। और यदि मान के चले कि ऐसा अवसर जो है वो बाद में आता है, वाद प्रश्न की विरचना होने के बाद में ऐसे कुछ चीज जोड़ी जाती है, और तब तो भी उसको जो है वो यथासंभव सर्वप्रथम अवसर पर ही उस पर आपत्ति करेगा। और यदि उसके द्वारा उस संबंध में आपत्ति नहीं की जाती है तो इस नियम में ये कहा गया है कि ये माना जाता है कि उसने अपनी इस आपत्ति करने के अधिकार को व्यय कर दिया है, अधित्यक्त कर दिया है, तो फिर बाद में वो पश्चातवर्ती प्रक्रम पर इस संबंध में आपत्ति नहीं कर सकता। तो ये हमने आदेश 2 को पूर्णतः समझा। और यदि आपको जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो अधिक से अधिक जो है वीडियो को शेयर करें ताकि अन्य लोगों को भी इसकी जानकारी प्राप्त हो सके और वे भी उससे लाभान्वित हो सके। जय हिंद।